Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 8 of your class plus 1, that is Cell, the Unit of Life. So we have already done two parts, part 1 and part 2 of this chapter. In the part 1 we studied about its introduction, what is cell, cell क्या होता है, cell को कैसे discover किया, किसने किया, cell की theory किसने दी, microscopes की जरूरत क्यों पड़ी, and everything we have done in part 1. And in the part 2 video we have studied about its boundaries, two boundaries के बारे में, cell wall और cell मेम्ब्रेन के बारे में हमने स्टडी किया, देन उसकी कुछ ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने अंदर स्टडी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स के बारे में हमने स्टडी किया. अब हम सेल की अदर ऑर्गेनेलीज और जो चैप्टर रह गया है उसको इस पार्ट में कवर करेंगे. सो दिस इज द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस विल complete your chapter number 8. So this part will be a bit long, so kindly have patience and please go through till the end of this video, and this part will cover your chapter number 8. So let's start with our video. Let's see the topics we'll be covering under this chapter. So we'll be doing some organelles, other organelles which are present in the cell. So one of them is mitochondria. Mitochondria की structures और functions करेंगे. Then plastids is another organelle. उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है, उसकी एक टाइप आ जाती है प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट. उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और उसकी कुछ फंक्शनिंग है जिसको हम स्टडी करेंगे. देन राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. फिर साइटोस्केलेटन, सीलिया और फ्लैजिला इसके अंदर आ जाते हैं. सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स, ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपके मेंशन्ड है. सो आई हैव कवर्ड इन दीस वीडियोस. सो वन स्लाइड में मैंने ये चैप्टर्स पार्ट्स कवर किए हुए हैं. देन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसकी ऑर्गेनेलीज उसके अंदर पाई जाती हैं. प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट कैसे है, इन दोनों का कंपैरिजन हम स्टडी करेंगे. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियस का. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसको ब्रेन बोला जाता है सेल का, न्यूक्लियस. ये करता धरता इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर फंक्शनिंग करेंगे. देन क्रोमोसोम उसके अंदर आते हैं, क्रोमैटिन के साथ उसका कंपैरिजन हम करेंगे. देन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस देखेंगे, एंड एनिमल और प्लांट सेल के अंदर हम बेसिक डिफरेंस करेंगे, जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है. So let's start with our topic number 1, that is mitochondria. So mitochondria जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डिराइव किया है. माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी अगर सिंगुलर फॉर्म देखें तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, माइटो और कॉन्ड्रियन. माइटो का मतलब होता है थ्रेड, माइटोस का क्या मतलब है, थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स लाइक. ठीक है. So granules like thread like, thread granules like. ठीक है. granules like thread is termed as mitochondrion. बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन की बनी हुई है ये. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है. ठीक है. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें पाई जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं. ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है. और इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शनिंग है एनर्जी को प्रोड्यूस करना. एनर्जी कौन सी, ATP. ATP means adenosine triphosphate. A stands for adenosine, T stands for tri, and P stands for phosphate. So जैसे कि हमारा सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वैसे ही ATP सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. सो ATP इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. सो ATP कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और जिसका काम क्या है, ATP को प्रोड्यूस करना. और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ये ऑर्गेनेली जो है हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कही जाती है. ठीक है.
और ये इसके अंदर और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो ये भी सारी की सारी कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की जो इसकी टर्म, इसको सबसे पहले किसने देखा था? से एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, रिचर्ड आल्टमान करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड आल्टमान 1890 में उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी किया था। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके दो इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन बनते हैं या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि किसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, दैट इज रिचर्ड आल्टमान ने। और सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली आपके सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में या आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस में, आपके सब्जेक्टिव पेपर्स में आ सकता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। सो दैट ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया। हो सकता है आपको ऐसे पूछ लिया जाए, नेम द ऑर्गेनेली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनिंग। सो आपको सारी ऑर्गेनेलीज तो आती होंगी, बट अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी ऑर्गेनेली को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपको, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या आंसर करना है, आने के बावजूद समझ में नहीं आएगा। सो दिस पार्ट इज, दिस स्मॉल स्मॉल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर examination point of view as well as, so always remember this point, right? So now in the next slide we'll be doing the structure of the mitochondria. So you can see its picture, it's a very clear picture. इसमें मैं आपको अगर बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड जो इन दोनों के बीच की स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। और ये क्रिस्टीज जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ये स्पेस है खाली, ये मैट्रिक्स बोली जाती है, ठीक है? सो ये हमारा बेसिक एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपको बताया कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है, इसकी शेप रोड शेप होती है, और ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स में पाई जाती है, ठीक है? अब हमने पहले किया कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसमें एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? और जो इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड लेयर्स की बनी हुई है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की ये वाली आउटर मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है। तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक कलर्ड पिक्चर है, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसमें प्रोटीन पोरिन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में, जो हमारा मतलब जो सेल्स में जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है ये मतलब फ्रीली परमिएबल है, इसके अंदर से कुछ भी पास कर सकता है। तो जो पोरिन्स हैं वो उसको पास करने में हेल्प करती, ठीक है? सो ये आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो हमारी, ये थोड़ी सी टीडियस होती है एज कम्पेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारी मेम्ब्रेन है जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसके अंदर से सब कुछ पास नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ बेसिक ही हमारे मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, ये उसको कंट्रोल करती है। और इसके अंदर इस तरह से एक ये स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टी टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्रिस्टी बोला जाता है। तो ये जो क्रिस्टीज होते हैं ये बहुत ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर ऑफ फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इनका काम ही क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ऑर्गेनेली के अंदर, ठीक है? और ये भी जो प्रोटीन्स और क्रिस्टीज होते हैं, ठीक है, ये भी इनर मेम्ब्रेन, इनका काम भी क्या है? सभी का काम क्या है? एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करना। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि
माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने बात करा कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होती है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका कंपोजिशन साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो कंपोजिशन है उसके सिमिलर रहता है, और प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। अब हम मैट्रिक्स की बात करें, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इंटरनल साइड पे, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स का बना हुआ है। इसका भी काम बेसिकली पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का इंडिविजुअली एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में काम क्या है, एटीपी की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प करना। सो लेट्स सी द फंक्शनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज बेसिकली टू प्रोड्यूस एनर्जी। फर्स्ट इज प्रोड्यूस एनर्जी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं, वहां पे उनकी प्रोसेसिंग होती है, चार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स with the help of oxygen as well as the charged molecules which were processed in the mitochondria from the simpler molecules. ठीक है, so that पूरा का पूरा process is termed as oxidative phosphorylation। और ये हम पूरा प्रोसेस फर्दर आगे आपकी नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो उसके बाद अगर हम बात करें, ये प्रॉपर कैल्शियम आइस की प्रॉपर कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है सेल्स में। और ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जैसे कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मेंस में प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन जो वुमेन में प्रेजेंट होता है, उनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। और अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ गई है इसके अंदर, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का क्या मतलब है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो सेल की डेथ है वो पहले से प्रोग्राम्ड है। वो किस में होता है, वो पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर सपोज किसी भी सेल की एबनॉर्मली, अपने आप से ही एबनॉर्मली कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डेथ हो जाती है सेल्स की, तो वो उसका रीजन क्या होता है कि उसकी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही है। सो उसका सेल की डेथ हो गई, और सेल्स की डेथ एबनॉर्मली होनी शुरू हो जाती है, तो दैट मीन्स कि उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उससे उसके ऑर्गेनिज्म को हार्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये एपोप्टोसिस में हेल्प करती है, यानी कि कोई प्रोग्राम्ड सेल डेथ करनी हो तो प्रोग्राम्ड होती है जो ऑलरेडी, उसको सेल की डेथ को प्रोग्राम करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट एबनॉर्मली इसमें नहीं होता। उसके बाद हम ये वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल की एजिंग जो होती है, ठीक है, सेनेसेंस बोलते हैं उसको, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक किस्म से इन सब प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व रहता है। सेल साइकिल को कंट्रोल करना, सेल की ग्रोथ में, ठीक है, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यू कैन सी द फंक्शनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। देन इज हमारे पास सेकेंड ऑर्गेनेली आ जाती है, दैट इज प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स और एल्गीज के सेल्स में पाई जाती है। और इसका बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है फूड को मैन्युफैक्चर करना एज वेल एज फूड को स्टोर करना। प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है, फूड को मैन्युफैक्चर करना एज वेल एज उसको स्टोर करना। अब प्लास्टिड्स के अंदर कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। प्लास्टिड्स में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती हैं। फोटोसिंथेसिस यू ऑल नो, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, सो इसमें जो क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम प्लास्टिड्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। सो प्लास्टिड्स की बेसिकली
कई तरह की है जिनकी अपनी अपनी कुछ फंक्शनिंग रहती है, और इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, दैट इज बायोलॉजिकल पिगमेंट्स जो होती हैं, वो कौन सी पिगमेंट्स किस किस में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेसिस पे इनको इन टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके, और अगर हम इसमें बात करें तो आप देखिए फर्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, देन जिरेनोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट। सो जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है इस डायग्राम में, और इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो यू कैन सी दिस पिक्चर एज एन एग्जाम्पल कि प्लास्टिड्स में हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो अब हम प्लास्टिड्स की टाइप्स की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो सबसे पहले इसकी पिगमेंट्स के बेसिस पे टाइप्स क्लासिफाई की गई हैं। पहली आ जाती है इटियोप्लास्ट, ठीक है, जो कि एक क्रिस्टलाइन प्रोलैमिनर बॉडीज है, ये क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है। देन आ जाती है हमारी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स रहती हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल, जो कि रेड, ऑरेंज और येलो कलर इम्पार्ट करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। देन आ जाती है थर्ड टाइप हमारी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, इसके अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि ग्रीन कलर प्लांट्स को देती है, ठीक है। देन आ जाती है हमारी ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होती है। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का कोई भी कलर नहीं होता, जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। देन अमाइलोप्लास्ट आ जाती है, जो कि स्टोर करती है शुगर्स एज वेल एज स्टार्च को। देन इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट लिपिड्स और ऑयल्स की स्टोरेज में हेल्प करती है। देन प्रोटीनोप्लास्ट, इसका नाम सजेस्ट करता है प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन्स को की साइट है ये बेसिक प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड्स की बेसिकली टाइप्स आ गई, ठीक है। पिगमेंट्स के इसके बेसिस क्या है कि कौन सी पिगमेंट्स किस किस में प्रेजेंट है, वो पिगमेंट कौन सा कलर इम्पार्ट कर रही है प्लांट्स को, तो उस टाइप उसकी बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लास टाइप्स को अच्छे से स्टडी करें, फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखें तो ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसका, जो कि ये भी डबल मेम्ब्रेन्स है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है, तो क्लोरोप्लास्ट भी उसके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि मीजोफिल ऑफ द प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये भी फूड सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स का फूड को प्रिपेयर करने का, उसके अंदर ये हेल्प करती है। ये क्या करती है, ये एनर्जी सनलाइट से लेके उसको सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ओके, सो ये क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग है, इसको हम आगे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देन हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट नाम बताता है कि ये सारी की सारी पिगमेंट्स को ध्यान में रख के दिया गया है, टू ऑल द पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स में सिंथेसाइज होती हैं। ये प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स को, एजिंग लीव्स को या फ्रूट्स को सब में पाया जाता है ये। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होती हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देती हैं। जैसे कि आप लीव्स में ग्रीन कलर देखेंगे, फ्रूट्स में डिफरेंट कलर देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं हमारे प्लांट्स के। तो ये डिफरेंट कलर्स की फंक्शनिंग क्या रहती है, क्यों भगवान ने, नेचर ने, आई मीन लाइक नेचर ने, व्हाई दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड लीव्स, सो दैट इज बिकॉज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। सो हमारा जो पॉलिनेटर्स होते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर प्लांट्स का कौन सा है, हनी बी, जो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कलर्स बनाए गए हैं, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है प्लास्टिड्स की, जिरेनोप्लास्ट, जो कि एक बेसिकली ये भी एक क्लोरोप्लास्ट ही है, जो कि एजिंग प्रोसेस के साथ चलती है। जो ये किसको दिया गया है, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज। जब लीफ जो है फोटोसिंथेसिस नहीं यूज करता, स्पेशली इन द मंथ ऑफ ऑटम मंथ, ठीक है, उस टाइम पे नहीं करता, उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो हेल्प करता है, ये वाला जिरेटोप्लास्ट, ये हेल्प करता है टू कन्वर्ट इट इनटू
डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज। उसके बाद आ जाता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। 4 टाइप आती है प्लास्टिड्स की। ल्यूकोप्लास्ट ये एक नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेली है जो कि कोई कलर इम्पार्ट नहीं करती प्लांट्स को। बेसिकली रूट्स में पाई जाती है, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं प्लांट के, और ये स्टोरेज शेड का काम करती है। ये स्टोर करती है स्टार्च को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द प्लांट्स। और ये अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करने में भी हेल्प करती है। फर्दर 3 तरह की हो गई जो हमने पहले देखा। माइलोप्लास्ट जो कि स्टोर और सिंथेसाइज करती है स्टार्च को। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करती है। देन इलियोप्लास्ट जो कि फैट्स को और ऑयल्स को स्टोर करती है। ठीक है, सो ये सारी की सारी हमारी तीनों जो ये हैं ये हमारी ल्यूकोप्लास्ट की एग्जांपल्स हो गई। और हमने 4 टाइप्स ऑफ बेसिक प्लास्टिड्स करे: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टेरेटोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। So we have done the types. Now लेट्स डू द क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं बेसिकली कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसका साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस रहता है। तो आप सोच सकते हैं इट्स वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, पर हम इसको डिटेल में कैसे उसको एनलार्ज करके पूरा अपने स्ट्रक्चर देखा है, हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसकी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है इसका मेम्ब्रेन एनवेलप। मेम्ब्रेन एनवेलप में 2 मेम्ब्रेन आ गई, एक आउटर मेम्ब्रेन आ गई और एक इनर मेम्ब्रेन आ गई। ये दोनों की दोनों लिपिड्स की बनी हुई है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को सेपरेट करती है किससे? स्ट्रोमा से। ठीक है, सॉरी आई एम लाइक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में किस तरह से इनके बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप आ गया। तो मेम्ब्रेन एनवेलप पे कौन से पार्ट्स आ गए हमारे? आउटर मेम्ब्रेन आ गया और इनर मेम्ब्रेन आ गया। इन दोनों के बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। अब हमारा थर्ड इसमें पार्ट आ जाता है थाइलेकोइड सिस्टम। थाइलेकोइड सिस्टम में क्या आता है कि ए सिस्टम में हमारे स्ट्रोमास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है? एक कलरलेस एल्कलाइन प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा एक आप मान लीजिए एक एल्कलाइन एक्वस कुछ फ्लूइड है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है, जो कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन्स में इन ये जो बड़े बड़े ग्रानास के स्ट्रक्चर्स हैं इनके आसपास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, टीएनए, राइबोसोम्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट करता है बाय दी स्टैक्स ऑफ दी, ये जो थाइलेकोइड्स के ये जो स्टैक्स हैं इनको कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, थाइलेकोइड सिस्टम का ये पूरा का पूरा पार्ट, एक पहला पार्ट आ जाता है हमारा स्ट्रोमा। उसके बाद आ जाता है ग्रेनास। ये जो ग्रेनास क्या है? ग्रेनास ये एक स्टैक्स हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं इसमें, ये लाइट ग्रीन कलर के डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इनको हम थाइलेकोइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थाइलेकोइड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये जो है इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ भी ये लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट आती है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो थाइलेकोइड्स हैं यहाँ पे ये इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो थाइलेकोइड्स है इनका पूरा का पूरा ये स्टैक, इसको पूरे के पूरे स्टैक को ग्रेना का नाम दिया गया है। और हर ग्रेना में 15 से 20 या 10 से 20 अगर आप मान के चले थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल, आप समझ सकते हैं क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये आप सबने पहले से स्टडी किया हुआ है, यू ऑल नो बेसिक्स थिंग। ओके, अब हम फंक्शनिंग स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो जो हमारी अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो हमने पहले ही बोला कि इसमें
फूड को बनाना और उसको स्टोर करने का काम क्लोरोप्लास्ट का है। हमारा प्लास्टिड्स का बेसिकली पूरा काम क्या है, फूड को बनाना और स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट का भी सिंथेसाइज करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइट एनर्जी आ रही है, तो ये इस लाइट एनर्जी को किस तरह से ये यहाँ पे इसने वाटर मॉलिक्यूल लिया, NADP को NADPH में कन्वर्ट किया और ADP ने हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया। ये पूरी की पूरी कैल्विन साइकिल परफॉर्म हो रही है फोटोसिंथेसिस के साथ। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, बट अगर आप बेसिकली इसमें देखें कि ये ग्रैनम है, ग्रैनम में जैसे मैंने बोला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ATP की प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें, ये कैल्विन साइकिल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, ये ADP के साथ कंबाइन करके यहाँ इसमें ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ATP की प्रोडक्शन हो गई, एज वेल एज यहाँ पे NADPH में बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, वाटर की ब्रेकडाउन से NADPH बन रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, NADP प्लस वाटर कंबाइन करके NADPH प्लस O2 बना देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कन्वर्ट फ्रॉम द एयर हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो कार्बन और शुगर को जनरेट करती है इन दी केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का रहता है और ये सारी फंक्शनिंग कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब हम थर्ड ऑर्गेनेली पे आ गए। इसके बाद हमारी थर्ड ऑर्गेनेली कौन सी है, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि RNA और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और जो जेनेटिक्स कोड को चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम्स हैं क्या, ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि हमारी प्रोटीन्स और RNA की बनी होती है, जो कि जेनेटिक कोड को अमाइनो एसिड्स की चेन्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो लिविंग सेल्स में पाई जाती है, जो कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करती है। फर्दर अमाइनो एसिड से फिर क्या बन जाता है, प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के जो पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किसे बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये प्रोक्रियोटिक एज वेल एज यूक्रियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं राइबोसोम, और सब लिविंग सेल्स को प्रोटीन्स की सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। ठीक है, और राइबोसोम्स अगर आप देखें तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। कौन से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका, किसको प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर सेल्स प्रोटीन फैक्ट्रीज। और राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम्स और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एसोसिएट होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, और एक स्मूथ वाले में नहीं होते। तो हमारे अब हम राइबोसोम्स की टाइप्स कर रहे हैं। तो राइबोसोम्स दो तरह से पाए जाते हैं, एक तो फ्रीली पाए जाते हैं जिसको फ्री राइबोसोम्स बोला जाता है, और एक एसोसिएट होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर राइबोसोम के, तो राइबोसोम्स में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और RNA पाया जाता है। इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम राइबोसोम में हम बात कर रहे थे कि दो तरह के राइबोसोम्स हैं, दो साइटोप्लाज्मिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली प्रेजेंट है दैट इज फ्री राइबोसोम्स। एक अगर जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड सर्फेस पे अटैच्ड है, उसको हम लोग बाउंडेड राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और इन राइबोसोम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो बेसिकली, एक इसकी लार्जर सब यूनिट होती है, आप इस फिगर में देखिए, एक इसकी ये स्मॉलर सब यूनिट होती है।
और अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं, क्योंकि ये जैसे देखिए इसमें 70S जो टाइप है हमारी वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और 80S है जो वो यूकैरियोटिक है। इस तरह से जो इनकी लार्जर सब यूनिट रहती है वो 50S सब यूनिट है और 30S सब यूनिट है, whereas यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट 40S सब यूनिट है। ठीक है, और अब हम इनकी फंक्शनिंग पे आ जाते हैं, राइबोसोम्स की फंक्शनिंग के ऊपर आ जाते हैं। सो बेसिकली राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या हुआ, ये हमेशा याद रखिएगा, मेजर फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है, वो राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें अभी पूरा का पूरा एक बेसिक सा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो राइबोसोम्स हैं वो ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज, they play an important role in translating the genetic message. जेनेटिक मैसेज जो होता है वो कोडोन्स की फॉर्म्स में 3 सब यूनिट्स होती हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर आप स्टडी करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कोड होता है, वो तीन सब यूनिट की फॉर्म्स में होता है, वो कोडोन बन जाता है। वो जेनेटिक मैसेज कौन लेके आता है, साइटोप्लाज्म तक, राइबोसोम्स तक बेसिकली वो कौन लेके आता है, एमआरएनए। एमआरएनए मींस माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, जो एक न्यूक्लियस ऑर्गेनेली से साइटोप्लाज्म तक लेकर आता है जेनेटिक मैसेज को, और उसके बाद वो राइबोसोम्स को ट्रांसलेट कर देता है। वहां पे अमाइनो एसिड्स असेंबल कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखिए, एमआरएनए न्यूक्लियस से जेनेटिक कोड लेकर आया, ये तीन तीन की फॉर्म में होता है, इसको कोडोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लेकर आता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को असेंबल करते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ, उसको बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। और ये एमआरएनए कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्म के पास ट्रांसपोर्ट होता है। और किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो न्यूक्लियस में एमआरएनए की प्रोडक्शन होती है, वहां से वो जेनेटिक कोड को लेकर आता है साइटोप्लाज्म के पास, उसके बाद वो उसकी हमारे राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसलेशन होती है और वो प्रोटीन सिंथेसिस को फॉर्म करता है। ठीक है, सो जो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है वो साइटोप्लाज्म में यूज हो जाती है, और जो बाउंड राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वो बाहर आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो आप देखिए ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये उसकी स्मॉलर सब यूनिट है, ये एमआरएनए हमारा जेनेटिक कोड लेकर आ रहा है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स की चेन फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, दो जगह पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो हमारे फ्री राइबोसोम्स करते हैं, वो वहीं पे यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो वहीं पे यूज हो जाते हैं सेल्स के अंदर। और दूसरी कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो उसका यूज है वो कहाँ पे होता है, आउटसाइड द सेल। ओके, सो ये थे हमारी राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। सो अभी तक हमने कौन सी ऑर्गेनेलीज कर ली, हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर ली, उसके बाद हमने प्लास्टिड्स कर ली, प्लास्टिड्स की टाइप्स करी, उसके बाद हमने उसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कर लिया। अब हमने थर्ड किया था राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब हम करने वाले हैं साइटोस्केलेटन। सो जो एक सेल का पूरा स्केलेटन होता है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। सो ये एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, इसमें आप देखिए ये एक नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस मींस प्रोटीन्स का रिच, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस ऐसे फिलामेंट्स की फॉर्म्स में एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक पूरा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इसका काम ही क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी में, मूवमेंट में हेल्प करना और सेल की शेप को मेंटेन करना।
बेसिकली 3 फंक्शंस आ गए इसकी। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी में हेल्प करना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ओके, सॉरी। नेक्स्ट चीज हमारे पास उसके बाद आ जाती है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया का सिंगुलर है सीलियम और फ्लैजिला का सिंगुलर है फ्लैजिलम। सो सीलिया एज वेल एज फ्लैजिला अगर हम दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसमें सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहले हम देखते हैं सीलिया। सीलिया जो है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा नंबर्स में यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसकी 2 तरह के होते हैं, एक ये नॉन मोटाइल होता है, एक ये मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल सीलियाज जो होते हैं वो प्राइमरी सीलियाज होते हैं जो नियर बाय सेल से सिग्नल रिसीव करके आगे एज एन एंटीना का काम करते हैं फर्दर सेल्स में। ठीक है, वो नॉन मोटाइल सीलिया करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे मोटाइल सीलिया। मोटाइल का क्या मतलब हुआ, मूवमेंट में जो हेल्प करे। तो मोटाइल सीलिया किस किस में पाए जाते हैं, लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में और ह्यूमन बॉडी के मिडल ईयर में भी मोटाइल सीलियास पाए जाते हैं। ये इनका काम क्या है, डस्ट और म्यूकस को एयरवेज में प्रिवेंट करना। और ये क्या करते हैं, जो हमारी डस्ट और म्यूकस पार्ट है, अगर हम ईयर्स की बात करें तो हमारे अंदर के ईयर्स में ये आने नहीं देते, उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एयरवेज में। और ये स्पर्म्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सो हमने क्या देखा, सीलिया 2 तरह के होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एक ये मोटाइल तरह के होते हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं वो प्राइमरी सीलियास बोले जाते हैं, जो सिर्फ सिग्नल्स रिसीव करके आगे इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, मूव नहीं करते, मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। जो मोटाइल सीलियास होते हैं वो मोबिलिटी में हेल्प करते हैं और वो लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और मिडल ईयर में ह्यूमन बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। डस्ट और म्यूकस पार्टिकल्स को एयरवेज में प्रिवेंट करते हैं, एंट्री नहीं देते और स्पर्म्स की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं जो कि सेल सर्फेस पे पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन फ्लैजिलिन के बने हुए हैं। इसमें कौन सा प्रोटीन है, फ्लैजिलिन, फ्लैजिला से फ्लैजिलिन। और ये 3 तरह के होते हैं, पहली है इसकी बैक्टीरियल फ्लैजिला, दूसरा यूकैरियोटिक फ्लैजिला, तीसरा है आर्कियल फ्लैजिला। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये एस्टीरिया कोलाई और सैल्मोनेला टाइफाई में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ये बैक एंड फ्रोथ की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्म सेल हो गया, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आर्कियल फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिला की ही तरह होते हैं पर इनमें सेंट्रल चैनल नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में ये एक छोटी छोटी सी ऐसे टॉपिक्स है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए, इसलिए मैंने ये स्लाइड इसकी एक इंक्लूड करी है। तो बेसिकली इन दोनों में टर्म होती क्या है, ठीक है, इन दोनों के टाइप्स क्या है, इन दोनों की फंक्शनिंग क्या है। अब हम इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस और इनका या कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो सीलिया है हमारा वो शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस है जो कि लिविंग सेल से एक्सटेंड हुआ है। जो फ्लैजिला है वो सीलिया से थोड़े से लंबे थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो लिविंग सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसमें नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सीलिया में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नेक्सिन, और इसके अंदर फ्लैजिलीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जबकि नेक्सिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसकी लेंथ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला, ये सीलिया से लंबे होते हैं। इसका साइज छोटा होता है फ्लैजिला से, इसका साइज अ बिट लॉन्ग होता है देन सीलिया। देन इसकी मूवमेंट रोटेशनल रहती है लाइक अ मोटर, बहुत जल्दी 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 से मूव करते हैं, इट्स लाइक रोटेट करते हैं जैसे एक मोटर रोटेट करती है। ये एक इनकी वेव लाइक अंडुलेटिंग मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है एज कंपेयर टू सीलिया, जैसे कि पैंडुलम मूव करता है, वेव की फॉर्म में मूव करते हैं ये। ठीक है, इसकी जो बीट आती है सीलिया की ये कोऑर्डिनेटेड रिदम देती है। ठीक है, या तो साइमल्टेनियसली सिंक्रोनस मूवमेंट देती है या फिर मेटाक्रोनिक मूवमेंट देती है, एक के बाद एक के बाद एक। ये जो है ये बीट करते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से लिंक नहीं होता इनका। इसकी जो डेंसिटी होती है एक सेल में बहुत सारे होते हैं, ये फ्लैजिला एज कंपेयर टू सीलिया थोड़े से कम प्रेजेंट होते हैं। सीलिया सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, फ्लैजिला बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। जो सीलिया है हमारा, ठीक है, सिर्फ
यूक्रियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करता है। फ्लैजिला जो है यूक्रियोट्स एज वेल एज प्रोक्रियोट्स दोनों में प्रेजेंट होने के साथ साथ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये इनका एक डिफरेंस हो गया। ये आपको एक एमसीक्यू टाइप्स में भी आ सकते हैं इन दोनों में, और इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। देन हम आ जाते हैं सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स पे। ये भी एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स की बनी हुई है। सेंट्रोजोम एक बिग वर्ड हो गया, सेंट्रियोल छोटा वर्ड हो गया। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल सी बनी हुई होती है। जो सेंट्रियोल हो गए, एक ये 1 सेंट्रियोल हो गया, एक ये 2 दूसरा सेंट्रियोल हो गया। सो ये एक परपेंडिकुलर, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स, ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स हैं, इन दोनों की सेंट्रोजोम्स बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये एक सेंट्रियोल, अब हम सेंट्रियोल की बात करें तो ये 9 इक्वली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स का बना हुआ होता है, और हर फाइब्रिल में 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में इंटरलिंक्ड सेट प्रेजेंट है। हर सेट्स में 3 ये फाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो कोर पार्ट होता है सेंट्रियोल का, उसको हब बोला जाता है, ठीक है। और वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और हब कनेक्ट करता है पेरिफेरल पार्ट से रेडियल स्पोक ऑफ विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो सेंट्रियोल्स जो है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये एक सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का बना हुआ है। अब सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो वो 9 इक्वली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स की बनी हुई होती है। हर फाइब्रिल में 3 इंटरलिंक्ड ट्रिपलेट, एक सेट प्रेजेंट होता है ट्रिपलेट इंटरलिंक्ड उसका फाइब्रिल्स का, ठीक है। और इसका जो कोर पार्ट रहता है उसको हब बोला जाता है, जो कि प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। और जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसकी फंक्शनिंग क्या आ जाती है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करना। तो अगर आप देखिए सेंट्रियोल्स में ये प्रॉक्सिमल एंड, जो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ठीक है, ये इसका डिस्टल एंड्स हो गए दोनों के, ठीक है। ये 2 सेंट्रियोल्स हो गए हमारे, ये प्रॉक्सिमल एंड्स हो गए 1, ये इसका डिस्टल एंड हो गया। और अगर हम बात करें तो ये एक आपस में इंटरकनेक्ट करने वाली ये फाइबर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और ये मदर सेंट्रियोल हो गया, ये डॉटर सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करें तो सेंट्रोजोम जो है एज अ होल हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सॉरी, ये क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेंट्रोजोम सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करके, और ये सेल मेम्ब्रेन की जो शेप को चेंज करने में भी हेल्प करता है बाय फेगोसाइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम इसकी फंक्शनिंग में बात करें, बेसिकली इसका मेजर फंक्शन सेल डिवीजन में रहता है, जो कि क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करने में। और दूसरा इसका मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है उसको भी जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसको भी ये हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन की शेप की चेंजेस को स्टिमुलेट करता है, राइट। सो ये बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, ये सेंट्रोजोम। अब हमारे में इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल का बना हुआ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। डोंट कंफ्यूज विद सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम्स किसका बना हुआ है, सेंट्रियोल का। और सेंट्रियोल तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। इन दोनों की डिफरेंस में देखें अगर, तो सेंट्रियोल जो आ गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट हो गई जो सेंट्रोजोम को बनाते हैं, और सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल्स का बना हुआ है। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, जिससे सेंट्रीन, सिनेक्सिन और टेक्स्टिन ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में अरेंज होती हैं सेंट्रियोल्स में।
तो ये बेसिकली वही दो सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं ऑर्थोगोनल मैनर में या परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सेंट्रियोल की बात करें, मदर सेंट्रियोल जो है वो फ्लैजेला बनाती है और सीलिया बनाती है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, और जबकि सेंट्रोजोम जो है वो स्पिंडल अपरेटस बनाता है ड्यूरिंग सेल डिविजन, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ गई है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसकी बनी हुई है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सो इट इज दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक कलरलेस और लिविंग सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म है आज की टाइम में इसको ज्यादा टर्म को यूज नहीं करते, बिकॉज इट वॉज अर्लियर यूज टू इंडिकेट कि सेल कंप्राइज करता है सिर्फ टू एलिमेंट्स का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहले इसको यूज किया जाता था, आज के टाइम में प्रोटोप्लाज्म को इतना वाइडली यूज नहीं किया जाता। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली किसने ढूंढा था? ह्यूगो वोन मोहल ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म 1846 में वर्ड यूज किया था। उसने कहा था कि प्लांट सेल्स में सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं सेल वॉल के अलावा, बिसाइड्स दी सेल वॉल, सेल न्यूक्लियस और सेल वैक्यूल के अलावा एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको बोला गया था प्रोटोप्लाज्म। किसने बोला था? ह्यूगो वॉन मोहल ने इन 1846। और उसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो 75 to 80% वाटर के बने हुए हैं, ठीक है। अगर अब हम आज की डेट में इसका कंपोनेंट्स और अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म का जो इनिशियल कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है। सो ये प्रोटोप्लाज्म का ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। सो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसका इनिशियल कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पे पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस में। एक यूक्रियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स की शेप को मेंटेन करने के लिए, या ऑर्गेनेली के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस स्टोर करने हैं उन सब में साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म का वो कौन सा है? न्यूक्लियस। वो सेकंड कंपोनेंट है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं सेल का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। तो जो न्यूक्लियस है हमारा वो सेकंड कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का। सो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म में दो बेसिक कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म अगर हम प्रोटोप्लाज्म दोनों के साथ अगर हम एक कंपैरिजन देखें, तो जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी सॉलिड मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जो वाटर का बना हुआ है और रिस्पॉन्सिबल है सेल्स का वॉल्यूम, बट हाफ ऑफ द सेल्स वॉल्यूम के लिए साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली वाटर का बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस है जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। सो प्रोटोप्लाज्म हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बना हुआ है। साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं? गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। बट इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता, बट प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है। और न्यूक्लियस को साथ में जोड़ दें साइटोप्लाज्म के तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। साइटोप्लाज्म में इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है एक प्रोटोप्लाज्म का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट, प्रोटीन्स और फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा एक थिक विस्कस फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म और ये प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म।
अब हम कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। इंक्लूजन्स बेसिकली कई तरह के इंक्लूजन्स प्रेजेंट हैं। ये कुछ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या क्रिस्टल्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन करते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती, ठीक है। और ये साइटोसोल्स में टेम्पररी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोसोल में टेम्पररी प्रेजेंट होते हैं ये इसके अंदर इंक्लूजन्स। ये नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं करते, ना ही किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। सो ये एक वैसी टर्म आपकी पूछ ली जाती है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या हैं। ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में फंक्शनिंग नहीं करते और ना ही किसी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर था वो O.F. मुल्लर ने 1786 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अगर इनका बेसिक काम देखें, ये साइटोसोल्स में प्रेजेंट होते हैं, टेम्पररी प्रेजेंट होते हैं। इनका जो अगर टाइप्स देखें तो ये स्टोर करते हैं, टाइप्स एज वेल एज इसकी फंक्शनिंग, ये स्टोर करते हैं फूड्स को, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये ग्रेन्यूल्स की सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट्स, इसकी एक पिगमेंट्स आ गई, एंडोजिनस पिगमेंट्स, एक्सोजिनस पिगमेंट्स। एंडोजिनस में हीमोग्लोबिन और मेलानिन हो गए, एक्सोजिनस में ये कैरोटीन की वजह से जो वेजिटेबल्स, डस्ट और मेलानिन पिगमेंट्स आ गई, ठीक है। और क्रिस्टल्स की फॉर्म में कौन से हो गए, प्रोटीनेशियस क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हो गए या इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए टेस्टिस के। ये सारे के सारी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का पार्ट है, ठीक है। और ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है जो कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं करते। अब हम हमारे सेल के मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ आ गए हैं जो है हमारा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एक इंटरनल कंपोनेंट है हमारे सेल का, जिसका मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका प्लूरल न्यूक्लियाई है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, कर्नल ऑफ अ नट। सो न्यूक्लियस का क्या मतलब है, कर्नल ऑफ अ नट। ये एक डबल मेम्ब्रेन यूक्रियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, यूक्रियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक है। और ये सिर्फ सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में पाया जाता है, इसलिए ये यूक्रियोटिक सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर भी है। न्यूक्लियस क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है यूक्रियोटिक सेल्स का। और यूक्रियोटिक सेल्स में सिर्फ एक यूक्रियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें, किसी भी यूक्रियोटिक सेल्स में एक ही बेसिकली न्यूक्लियस पाया जाता है, बट कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि कोई ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। सो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस है या एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, सो प्लीज काइंडली पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सो कुछ ऐसे यूक्रियोटिक सेल्स विच आर विदाउट न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, सो सम ऑफ द यूक्रियोटिक सेल्स विच हैव more than one nucleus, so 2 or more than 2 nuclei present in the cells that are called as multinucleate cells, for example Klein molds, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है सारे के सारे साइटोप्लाज्म से सेपरेट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, या फिर साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, इसलिए बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है न्यूक्लियस को, ब्रेन ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्म में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। साइटोप्लाज्म से अलग है न्यूक्लियस, और ये बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। और इसकी फंक्शनिंग क्या है कि ये कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सेल्स को, ठीक है, उसकी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अंदर न्यूक्लियस के 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जो हो गया उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है
लाइक द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो किस चीज की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की, और जो कि लिपिड बाइलेयर है एक, ठीक है। और जो ये एनवेलप है ये न्यूक्लियस को शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस का एक फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये। इन पोर्स का क्या काम है कि ये रेगुलेट करते हैं पैसेज को, कि कौन से मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस, एज वेल एज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आ सकते हैं। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कौन से मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं, ये सारा कुछ कहाँ से होता है, न्यूक्लियर पोर से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है कम्युनिकेट करता है रिमेनिंग सेल से, ठीक है, और या फिर साइटोप्लाज्म से थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। इसका फंक्शन इसको अंदर और बाहर इंफॉर्मेशन को लेके आने का, ठीक है, थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये साइट ऑफ एक्सचेंज भी हैं फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दैट इज फॉर प्रोटीन्स और आरएनएस की एक्सचेंज में भी ये रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये इसी पोर्स के थ्रू हमारा जो आरएनए या फिर कोई भी प्रोटीन्स या फिर और भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर से अंदर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बाहर, ठीक है, आ सकते। तो ये न्यूक्लियर पोर का काम है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है इसको। सो ये एक जेलेटिनियस सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये बेसिकली फ्लूइड है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सो आप देख सकते हैं पहले हमने कर लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि 2 लेयर्स होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उसके बाद, जो कि इन एंड आउट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियर पोर्स रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है। ये जेलेटिनियस सब्सटेंस है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्रोमेटिन्स, सॉरी, अगर हम इसी की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, तो ये प्राइमरीली वाटर, आयंस और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कंटेन करते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के द्वारा सराउंड किए जाते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म का मेजर काम क्या है, शेप को मेंटेन करना न्यूक्लियस की, और कुछ एडिशनल फंक्शन क्या है इसका, कि ये क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है बाय विच मटेरियल सच एज एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसपोर्ट कर सके थ्रू आउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेलेटिनस मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि हम बात कर चुके हैं, सब्सटेंस है। सो ये एक काइंड ऑफ मीडियम प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस को कि वो न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली मूव कर सके, और डीएनए और आरएनए सब यूनिट्स या कुछ एंजाइम्स जो कि ट्रांसपोर्ट कर सके थ्रू आउट द न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूक्लियोलस, जो हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एक डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है जो आरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन्स का। और जो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 4 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कि फॉर राइबोसोम सिंथेसिस ऑन देम, जो कि पार्ट है क्रोमोसोम्स का फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। सो न्यूक्लियोलस क्या हेल्प करता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस बाय ट्रांसक्राइबिंग एंड असेंबलिंग राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट्स। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है जैसे ही सेल डिवीजन, सेल के अंदर डिवीजन होती है, तो आप ये न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है।
बट जैसे ही वापस सेल रिफॉर्म हो जाता है, सेल डिवीजन के बाद जब सेल वापस बन जाता है, सो न्यूक्लियोलस वापस से सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। सो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया, न्यूक्लियोलस, जो कि डेंस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन नहीं होती उसके अंदर, और आरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो ऑर्गेनेली है वो क्रोमोसोम्स को हाउस करती है। ये डीएनए की बनी हुई होती है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, और इनका काम क्या है, सेल ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना और रिप्रोडक्शन करना। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमैटिन्स की फॉर्म में, और क्रोमैटिन्स फर्दर क्लासिफाई करती हैं हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में। जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एडजेसेंट प्रेजेंट होती है, जबकि यूक्रोमैटिन एक लेस कंडेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्रोमैटिन की, जो कि सेल्स की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स एक और पार्ट है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए के बने हुए होते हैं और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और हेल्प करते हैं इन सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड सेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम फंक्शनिंग पे आ गए, हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया अभी तक, सेल मेम्ब्रेन, एनवेलप, ठीक है, एनवेलप का उसका जो मेम्ब्रेन पार्ट है उसके अंदर फिर न्यूक्लियर पोर होता है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है जिसको, उसके बाद न्यूक्लियोलस आ जाता है, फिर क्रोमोसोम्स। अब हम फंक्शनिंग कर रहे हैं न्यूक्लियस की। अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग में ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी पूरा का पूरा यही कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ और सेल की डिफरेंशिएशन में सब में यही रोल प्ले करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी टर्म्स पूछी जा सकती हैं आपको, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो डीएनए है हमारा वो इसमें स्टोर होता है, ठीक है, और इसके अंदर आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड वो भी प्रोटीन्स के साथ साथ स्टोर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है। सो न्यूक्लियस है वो आरएनए की, एमआरएनए जो हमने पहले पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस में बनाते हैं, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। सो जो ये ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। जो इसकी साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एमआरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में, ठीक है, जो आगे फर्दर हमारा राइबोसोम तक पहुंच के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में भी अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और एनर्जी मॉलिक्यूल्स या सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है वो थ्रू न्यूक्लियर पोर्स होती है। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियस के एज अ होल हम बात करें तो सारे फंक्शंस आ जाते हैं, और एक एक पार्ट के फंक्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। उसके बाद अगर हम क्रोमैटिन्स और क्रोमोसोम्स के डिफरेंस की बात कर लें तो क्रोमैटिन क्या है, जो न्यूक्लियोसोम का बना हुआ है, ठीक है, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये जो है हमारा क्रोमैटिन आ गया, ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है जो कि अनपेयर्ड होता है, ठीक है। अब ये एक डिवाइडिंग सेल आ गया, इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं क्रोमैटिन आ गया जो न्यूक्लियोसोम्स का बना हुआ है, जबकि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के फाइबर्स का बना होता है, कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये कोई भी पेयर की फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा दो पेयर, एक पेयर मतलब दो क्रोमोसोम्स एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं दो। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, उसमें ही आप स्टडी कर सकते हैं, इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख के स्टडी कर सकते हैं। ये एक थिन कॉइल्ड अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक कॉम्पैक्ट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको नहीं दिखती,
ये आप पूरा का पूरा इंटरफेस के दौरान देख सकते हैं। जब आप सेल साइकिल स्टडी करेंगे तो आप इसको बेसिकली ज्यादा समझ पाएंगे। ये जो क्रोमोसोम्स है सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही पाए जाते हैं। तो ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स का एक डिफरेंस हो गया जो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम्स नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से वेरी करते हैं। सो ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पर अगर हम बेसिक नंबर पे जाएं तो ये अगर एनिमल्स जो है डिप्लॉयड हो गए, ह्यूमंस है, इनके हमने बायोलॉजिकल नेम्स दे रखे हैं यहाँ पे। होमो सेपियंस, इसका डिप्लॉयड नंबर 46 है। ठीक है, 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम्स। सो मंकी जो है 42 हो गए, डॉग में 78 हो गए, कैट में 38 हो गए, हाउस फ्लाई में सॉरी माउस में 40 हो गए, फ्रॉग में 26 एंड सो ऑन। वेरएस अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिसमें डिप्लॉइड्स में प्रेजेंट है 2n की फॉर्म में, कॉर्न्स में 20 है, पोटैटो में 48 है, एसिटिबुलेरिया मेडिटेरेनिया ग्रीन एल्गी है जिसमें 20 है। अगर हम फंजाई की बात करें सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में 32 है। अगर एक फंजाई की बात करें पेनिसिलियम स्पीशीज, ये हैप्लॉइड है, एन नंबर 4। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं, दिस इज द like one of the important difference can ask you in the questions. So आप एक डायग्राम भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हम बेसिक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पहला इनका हमारा डिफरेंस आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड रहती हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हमेशा पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में कोई स्ट्रीमिंग नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में हम सारा स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर सेल डिवीजन विदाउट माइटोसिस हो जाती है, इसमें माइटोसिस के थ्रू ही सेल डिवीजन होती है। इसका फ्लैजिला जो रहता है वो बहुत सिंपल है, इसका फ्लैजिला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें साइटोस्केलेटन सिंपल रहता है, इसमें कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन रहता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल्स में सेलुलोज नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल्स के अंदर। इसके अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होते, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए बाउंडेड रहता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है इस चैप्टर की, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। सो इनका हम एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे। इनकी अगर हम देखें, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज में एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलीज रहती हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। सारी की सारी ऑर्गेनेलीज दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। जबकि अब हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में हमारा बेसिकली सबसे पहला डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या आ जाता है कि इनकी शेप, जो एनिमल सेल है उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स की हमेशा फिक्स्ड शेप रहती है। सेल वॉल जो है मैंने पहले भी बताया, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसकी आउटर एयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर होते हैं तो उनका नंबर मतलब उनका साइज छोटा होता है, नंबर ज्यादा हो सकता है। जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा बिग लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये एक उसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो बिग लार्ज वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स के अंदर। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और फूड जो स्टोरेज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में स्टार्च की फॉर्म में होती है। सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। So this is the basic comparison between the animal cell as well as the plant cell. So I hope this chapter is clear with you. And if you guys have any doubts, any queries, any suggestions, you can comment me in the comment box. So I hope you like my video. So if you please go through this video and read this chapter. This chapter is very important. So
Kindly, if you like my video, please press the like button, and please share among your friends this video. And if you're new to my channel, kindly press the bell icon, okay, so you will get further notifications about my new videos. So I'm working on my new videos. So thank you, see you soon, bye bye, take care.